नमस्कार दोस्तों, सोच का धारा इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसने पूरी दुनिया को अपनी सल्तनत बनाने का ख्वाब देखा था। अलेक्जेंडर, सिकंदर, अलक्षेंद्र या फिर शहंशाह का शहंशाह। उसकी पहचान उसके कार्य से उज्ज्वलित थी जो आज के जमाने में क्रूरता कहलाती। वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसमें दिलेरी और बहादुरी कूट कूट कर भरी थी। अलेक्जेंडर का जन्म मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। फिलिप II मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर का पिता था और एपिरिया की राजकुमारी ओलिम्पियस उसकी मां थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो काला जादू किया करती थी। अलेक्जेंडर को गुरु के रूप में ग्रीक के महान दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल मिले। अलेक्जेंडर बचपन से ही एक होशियार और साहसी शख्स था। 18 साल की उम्र में उसने एक जंग में हिस्सा लिया और अपनी घुड़सवार फौज का नेतृत्व किया। चेरोनिया के युद्ध मैदान में उसने एथेंस और थेबन्स फौजों को खदेड़ के हराया था। पिता की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का राजा बना। अगर आसमान में एक ही सूरज है तो इस धरती पर भी सिर्फ एक ही राजा होना चाहिए। इस मानसिकता के साथ वो दुनिया फतेह करने निकल पड़ा। डार्डेनल्स पार करके वो और उसके 35,000 सैनिक एशिया माइनर में दाखिल हुए, यानी तुर्की में दाखिल हुए। अपने पिता का फारस पर हमला करने का ख्वाब अब वो पूरा करने वाला था। ग्रेनिकस नदी के पास अलेक्जेंडर का पहली बार फारसी सेना से पाला पड़ा और पहली जीत अलेक्जेंडर की हुई थी। फिर वो आगे बढ़े और गोर्डियम शहर में दाखिल हुए। अलेक्जेंडर ने यहीं पर गोर्डियम नॉट यानी गोर्डियम की गांठ खोली। एक पुराने रथ के जोड़ पे कॉर्नल पेड़ की छाल की रस्सी से एक गांठ बांधी गई थी। अब इस गांठ के बारे में मशहूर था कि जो भी इस गांठ को अपने हाथों से खोलेगा वो पूरे एशिया पे राज करेगा। जब अलेक्जेंडर उस रथ के पास खड़ा हुआ तो बिना किसी देरी के उसे झट से अपनी तलवार निकाली और गांठ को बीच में से काट दिया। सब चौंक गए। फिर वो आगे दक्षिण की ओर बढ़ गया। बादशाहों का बादशाह फारस का राजा डेरियस III पहले से ही तैयार बैठा था। अलेक्जेंडर अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाला था। अलेक्जेंडर के मुकाबले बादशाह डेरियस के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जीत सकते हैं। ईसस के युद्ध मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अलेक्जेंडर की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी गतिशीलता। वो मैदान में तेजी से आगे पीछे हो सकते थे। इसी बात का फायदा अलेक्जेंडर ने उठाया और फारस की सेना को चकमा देके उनकी मजबूत सैन्य दल पर निरंतर वार करके फारसियों को कमजोर कर दिया। युद्ध मैदान में फारस की बड़ी सेना को मुंह की खानी पड़ी और वो हार कर लौट गए। अलेक्जेंडर की सेना में एक कमाल का आत्मविश्वास पैदा हो गया था। अलेक्जेंडर और उसकी सेना लेबनान की ओर मुड़ी। एक फोइनिशियन शहर टायरी जो पानी में एक द्वीप पर स्थित था, जिसे अलेक्जेंडर ने 7 महीनों में हासिल किया। शहर में घुसने के लिए उनको पानी में पत्थर और मिट्टी का रास्ता बनाना पड़ा था, जो आज भी वही स्थित है। फिर वो इजिप्ट में दाखिल हुए। इजिप्ट के बड़े धर्मगुरुओं ने उसे भगवान माना। मैसेडोनिया की सेना ने कुछ समय इजिप्ट में बिताया, फिर वो आगे बढ़ गए। फारसी बादशाह डेरियस एक बार फिर अपनी सेना के साथ अलेक्जेंडर के सामने खड़ा हुआ था। अरबेल के युद्ध मैदान में दोनों सेनाएं फिर से भिड़ी। आत्मविश्वासी मैसेडोनियन सेना ने फिर से फारसी सेना को मात दे दी और डेरियस युद्ध मैदान छोड़कर भाग निकला था। मैसेडोनियन सैनिकों द्वारा उसका पीछा किया गया और जल्द ही डेरियस को उसी के सेनापतियों ने पकड़ा।
अलेक्जेंडर ने फिर एक योजना बनाई जिसके द्वारा वो मैसेडोनियन, ग्रीक और फारसी फौजों को एक साथ जोड़ सके, जिसे होमोनोइया कहा गया। इसमें अलेक्जेंडर ने एक दिन में अपने 10,000 फौजियों की शादी 10,000 फारसी औरतों के साथ कर दी। वो फिर आगे बढ़ा। वो अपने सैनिकों को इंदु नदी के पास लाया, जहां पर भारतीय वंश की सेना से उनका पाला पड़ा। ग्रीक की सेना पहली बार हाथियों से लड़ रही थी। अलेक्जेंडर के जीतने की गति नितांत बढ़ रही थी। समय के साथ अलेक्जेंडर की मैसेडोनियन सेना अब युद्ध करके थक चुकी और अपने देश की सेना से विद्रोह के संकेत अलेक्जेंडर को मिल रहे थे। वो और आगे बढ़ना चाहता था और उसके सैनिक वापस फारस जाना चाहते थे। गुस्साए अलेक्जेंडर को अपने सैनिकों के आगे झुकना पड़ा। वो अपनी सेना को क्रेडोसिन रेगिस्तान से वापस ले गया, जहां कई सैनिक भूख और प्यास से मारे गए थे। अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया था और इसी जगह बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसका विशाल साम्राज्य उसके मुख्य सेनापतियों में विभाजित हो गया। ग्रीक भाषा मिडिल ईस्ट की एक प्रचलित भाषा बन गई थी और हेलेनिस्टिक संस्कृति ग्रीस से तिग्रीस और यूफ्रेट्स नदियों वाले प्रदेशों में भी प्रचलित हो गई थी। एक इंसान की जिद के आगे सीमाएं बदल गई, कई संस्कृतियां विलुप्त हो गई या बदल गई और न जाने कितने इंसान मारे गए और न जाने कितने इंसानों की जान गई।